हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग क्लास 12th एनसीईआरटी मैथ चैप्टर 13 दैट इज प्रोबेबिलिटी में एक्सरसाइज 13.2 के क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। इससे पहले वाले वीडियो लेक्चर में एक्सरसाइज 13.1 को सॉल्व किया था, जिसमें उसके थ्योरी पार्ट, सॉल्व एग्जाम्पल और एक्सरसाइज के क्वेश्चन थे। तो आज इस एक्सरसाइज 13.2 में हम लोग सबसे पहले इसके थ्योरी पार्ट को पढ़ेंगे, उसके बाद इसके सॉल्व एग्जाम्पल को, फिर इससे एक्सरसाइज के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो एक्सरसाइज 13.2 में सबसे पहले इसके थ्योरी पार्ट को देखते हैं। इसका थ्योरी पार्ट है मल्टीप्लिकेशन थ्योरम ऑन प्रोबेबिलिटी। इस पे और एक इंडिपेंडेंट इवेंट है जो बेसिकली इससे थोड़ा बहुत रिलेटेड है, मल्टीप्लिकेशन थ्योरम ऑन प्रोबेबिलिटी। तो देखते हैं इस मल्टीप्लिकेशन थ्योरम ऑन प्रोबेबिलिटी को। तो हमारा जो एक्सरसाइज 13.2 है, सबसे पहले यहाँ पर हेडिंग लिख लो, एक्सरसाइज का नाम। सबसे पहले दिस इज 13.2। अब आपको जो इसके थ्योरी पार्ट है वो देखते हैं, दैट इज मल्टीप्लिकेशन थ्योरम। मल्टीप्लिकेशन थ्योरम ऑन प्रोबेबिलिटी। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन थ्योरम ऑन प्रोबेबिलिटी। इस मल्टीप्लिकेशन थ्योरम ऑन प्रोबेबिलिटी में क्या बोल रहे हैं कि सबसे पहले आपके पास जो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी था कि एक इवेंट हो गया तो उस इवेंट के होने के बाद दूसरे इवेंट की प्रोबेबिलिटी के बारे में बात करते थे। जैसे अगर कोई ये बोलता था कि P ऑफ E आफ्टर F, जो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी था P ऑफ E आफ्टर F, मतलब इवेंट F हो चुका है तो इवेंट E की क्या प्रोबेबिलिटी होगी, तो हम लोग क्या बोलते थे, दैट विल बी प्रोबेबिलिटी ऑफ E इंटरसेक्शन F, दोनों इवेंट का इंटरसेक्शन अपॉन P ऑफ F। यही हम लोग बोलते थे कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। मतलब इवेंट F हो चुका है, ये आपको इन्फॉर्मेशन पता है, उसके बाद बोला इवेंट E की क्या प्रोबेबिलिटी होगी, यही था हमारा कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। अब इसको क्या करो, ये जो डिनोमिनेटर में लिखा हुआ P ऑफ F, इसको इधर मल्टीप्लाई कर दो, तो ये कितना हो जाएगा, दिस विल बी P ऑफ F इंटू P ऑफ E आफ्टर F इक्वल्स टू P ऑफ E इंटरसेक्शन F। इसको थोड़ा रीअरेंज करो तो दिस इज P ऑफ E इंटरसेक्शन F इक्वल्स टू P ऑफ F इंटू P ऑफ E आफ्टर F। इसका मतलब P ऑफ इंटरसेक्शन P ऑफ E इंटरसेक्शन F इक्वल्स टू क्या होगा, P ऑफ F इंटू P ऑफ E आफ्टर F। ये दो प्रोबेबिलिटी का मल्टीप्लाई हो रहा है ना, P ऑफ F मतलब इवेंट F की प्रोबेबिलिटी, ये हमने लिख दिया। उसके बाद क्या किया कि दूसरा जो इवेंट था E, उसकी अब प्रोबेबिलिटी क्या होगी, जब आपको पता है कि F इवेंट हो चुका है, दैट विल बी प्रोबेबिलिटी ऑफ E आफ्टर F। दोनों का आपस में मल्टीप्लाई कर दिया, तो इसी को बोलते हैं मल्टीप्लिकेशन थ्योरम ऑन प्रोबेबिलिटी। अब यहाँ पे एक और प्रॉब्लम है कि P ऑफ E इंटरसेक्शन F, तो यहाँ पर बोल रहे हो कि आप P ऑफ F आपका यहाँ पर मल्टीप्लाई किया और यहाँ लिखा P ऑफ E आफ्टर F, मतलब इवेंट F आपका हो चुका है। अब ऐसा भी तो केस हो सकता है जहां पर P ऑफ E हो चुका है, मतलब इवेंट E हो चुका है। कहने का मतलब ये देखो, अब एक केस ये वाला भी लो, P ऑफ F आफ्टर E, इवेंट E हो चुका है, तब इवेंट F की क्या प्रोबेबिलिटी होगी, तो दैट विल बी P ऑफ F इंटरसेक्शन E अपॉन P ऑफ E। अब जरा देखो, यहां पर भी क्या करो, दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, दिस इज P ऑफ E इंटू फिर क्या होगा P ऑफ F आफ्टर E, दिस विल बी इक्वल्स टू P ऑफ F इंटरसेक्शन E। अब आप इनको ऐसे लिख सकते हो, दिस इज P ऑफ F इंटरसेक्शन E इक्वल्स टू P ऑफ E इंटू P ऑफ F आफ्टर E।
अब आपको पता है P ऑफ F इंटरसेक्शन E बोलो या P ऑफ E इंटरसेक्शन F बोलो, दोनों एक ही चीज है। तो नाउ यू कैन से दिस इज P ऑफ E इंटरसेक्शन F इक्वल्स टू P ऑफ E इंटू P ऑफ F आफ्टर E। मतलब यहाँ पे क्या हुआ, इवेंट E की प्रोबेबिलिटी इंटू इवेंट F की प्रोबेबिलिटी जब आपको इवेंट E हो चुका है। अब इसको आप इक्वेशन 1 मान लो, इसको इक्वेशन 2 मान लो। दोनों में क्या है, P ऑफ F इंटू P ऑफ E आफ्टर F, और यहाँ पे क्या है P ऑफ E इंटू P ऑफ F आफ्टर E। ठीक है, दोनों इक्वल किसके, P ऑफ E इंटरसेक्शन F। तो दोनों इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 से आप एक चीज बोल सकते हो, फ्रॉम 1 एंड 2, इक्वेशन 1 और 2 से यू कैन से कि P ऑफ E इंटरसेक्शन F दिस इज इक्वल्स टू P ऑफ E इंटू P ऑफ F आफ्टर E, या फिर P ऑफ F इंटू P ऑफ E आफ्टर F। ठीक है, दोनों केस में ये क्या होगा, या तो ये रहे या ये रहे, दोनों में ये P ऑफ E इंटरसेक्शन F होगा। इसी को बोला जाता है मल्टीप्लीकेशन थ्योरम ऑन प्रोबेबिलिटी। इसको बोलते हैं मल्टीप्लीकेशन 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 थ्योरम ऑन प्रोबेबिलिटी। ओके, मल्टीप्लीकेशन थ्योरम ऑन प्रोबेबिलिटी, ये आपको ध्यान में रखना है। P ऑफ E इंटरसेक्शन F, दो इवेंट है E एंड F, दोनों साइमल्टेनियसली अकर कर रहा हूं, E इंटरसेक्शन F दोनों एक साथ हो रहा हूं, उस केस में आपको P ऑफ E इंटरसेक्शन F इक्वल्स टू P ऑफ E इंटू P ऑफ F आफ्टर E, या फिर P ऑफ F इंटू P ऑफ E आफ्टर F। दिस इज कॉल्ड मल्टीप्लीकेशन थ्योरम ऑन प्रोबेबिलिटी। अब जरा इसमें देखो, एक चीज और थोड़ा सा ऑब्जर्व है, कई बार P ऑफ E इंटरसेक्शन F को हम लोग यहाँ पर जो लिखा हुआ P ऑफ E इंटरसेक्शन F, इसको कई बार ऐसे भी लिखते हैं P ऑफ E F। ठीक, दोनों एक ही चीज है, इसको भी थोड़ा ध्यान में रखना इस पॉइंट को। कई बार P ऑफ E इंटरसेक्शन F को P ऑफ E इंटू F भी लिखते हैं। इंटरसेक्शन को, ये जो इंटरसेक्शन का साइन है इसको हम लोग रिमूव भी कर देते हैं, बट दोनों का मतलब एक ही होता है कि दोनों इवेंट एक साथ अकर कर रहे हैं। अब इससे कुछ एग्जांपल देखते हैं, आपके एनसीईआरटी एग्जांपल ही लेते हैं। जो पहला एग्जांपल वो जरा देखो क्या बोल रहा है, एन अर्न कंटेन्स 10 ब्लैक एंड 5 व्हाइट बॉल, 2 balls are drawn from urn one after the other without replacement। ये चीज ध्यान रखना है, विदाउट रिप्लेसमेंट मतलब बिना रिप्लेसमेंट का। ठीक है, what is the probability that both drawn balls are black? विदाउट रिप्लेसमेंट मतलब कि जो बॉल हमने ड्रॉ कर लिया उसमें से जो बॉल हमने निकाल लिया ना, उस बॉल को वापस हम रिप्लेस नहीं करें, या उस बॉल को वापस नहीं रख रहे, ना ही उसके जगह कोई दूसरा बॉल रख रहे हैं। ठीक है, निकल गया तो मतलब उसमें से एक बॉल निकल गया। ठीक है, अब जरा इस एग्जांपल 8 का देखते हैं क्या करना है इसमें। तो इस एग्जांपल 8 में हमारा जो क्वेश्चन था कि एक अर्न है, उसमें 10 ब्लैक बॉल है और 5 व्हाइट बॉल है। क्या क्या है जरा देखो, तो क्या बोल रहा है कि 10 ब्लैक बॉल है एंड 5 व्हाइट बॉल है। ठीक है, 10B दैट इज ब्लैक बॉल एंड 5 व्हाइट 5W। ओके, फिर बोला 2 balls आर ड्रॉन वन आफ्टर द अदर विदाउट रिप्लेसमेंट। आप एक काम करो, एक इवेंट E मानो कि ब्लैक बॉल ड्रॉ किया है ना, हाँ, फर्स्ट ड्रॉन बॉल इज ब्लैक, ये हमारा इवेंट E है। अब आपको पता है ये इवेंट E एक है, फर्स्ट ड्रॉन बॉल इज ब्लैक, और दूसरा भी बोला है कि वो भी क्या होना चाहिए, ब्लैक होना चाहिए। तो फिर लिखो F इवेंट किसे डिफाइन करो, सेकेंड ड्रॉन बॉल इज ब्लैक। ठीक है, फर्स्ट जो हमने बॉल निकाला वो भी ब्लैक है और सेकेंड बॉल भी ब्लैक है। अब क्या बोल रहा है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ ड्रॉन बॉल्स आर ब्लैक।
मतलब ये इवेंट ई और एफ दोनों साइमल्टेनियसली अकर करना चाहिए। इट मींस क्वेश्चन हमारा क्या है, पी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ। तो ये आप कोई भी फॉर्मूला लगा दो, यहां में से दोनों में से कोई भी लगा दो, दोनों चलेगा। तो हमने क्या लिखा, पी ऑफ ई मतलब इवेंट ई हो चुका है। अब क्या करना, इवेंट एफ की प्रोबेबिलिटी बताओ जो ये इवेंट ई हो चुका है। तो दैट विल बी पी ऑफ एफ आफ्टर ई। अब जरा देखो पी ऑफ ई क्या होगा। पी ऑफ ई मतलब क्या हुआ, फर्स्ट ड्रॉन बॉल इज ब्लैक। कितने ब्लैक बॉल है, 10। तो दिस इज 10 अपॉन में टोटल कितने बॉल हैं उसमें, 10 + 5 दैट इज 15। ये हो गया पी ऑफ ई। अब अपने को निकालना है पी ऑफ एफ आफ्टर ई। जब इवेंट ई हो चुका है मतलब फर्स्ट बॉल जो ड्रॉ किया गया था दैट इज ब्लैक, ये अपने को पता है। अब बताना है कि सेकेंड ड्रॉन बॉल इज ब्लैक। अब जरा देखो टोटल कितने कितने यहाँ पे बॉल थे, 10 + 5 15। अब एक बॉल हमने निकाल लिया उसमें से, तो टोटल कितने बच गए, 14। इन्फॉर्मेशन पता था कि इवेंट ई हो चुका है इसलिए यहाँ पर अब 14 हो गए। अब जरा देखो स्टार्टिंग में कितने थे, 10 ब्लैक बॉल थे और हमारा इवेंट ई हो चुका मतलब एक ब्लैक बॉल निकल चुका है। अब कितने बॉल बचे उसमें, 9। तो यहाँ पे कितना होगा, फेवरेबल 9/14। अब इसको थोड़ा कैंसिल करो, दिस इज कितना होगा, 2 से कैंसिल होगा, 5 से 2 और यहाँ से 5 कितना होगा, 3। इस 2 को इसके साथ कैंसिल करो, दिस इज 7 और ये 1। इस 3 को इसके साथ कैंसिल करो, दिस इज 3। आंसर विल बी 3/7। ये इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन होगा। अब इसमें एक चीज और है, ये जो मल्टीप्लिकेशन थ्योरम ऑन प्रोबेबिलिटी है ना, ये हमने यहाँ पर जो फॉर्मूला बताया ये दो इवेंट के लिए फॉर्मूला था। ठीक है, अगर 2 इवेंट होगा ई एंड एफ तो क्या होगा, अगर मान लो इसमें 3 इवेंट हो जाए, ई एफ एंड जी हो जाए, या 4 इवेंट हो जाए, तो सब में एक ही चीज करना है। क्या करना वो जरा देखो। तो आप इसको ऐसे लिख लो, मल्टीप्लिकेशन थ्योरम या मल्टीप्लिकेशन रूल भी आप लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो मल्टीप्लिकेशन 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 रूल रूल ऑफ प्रोबेबिलिटी ठीक है, फॉर मोर देन 2 इवेंट्स। अब 3 इवेंट भी हो सकता है और 4 इवेंट भी हो सकता है। तो फिलहाल हम लोग 3 इवेंट के लिए कर लेते हैं कि एक 3 इवेंट है आपके ई एफ एंड जी। तो आप क्या लिखेंगे, पी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ इंटरसेक्शन जी। तीनों इवेंट एक साथ हो, ई एफ एंड जी 3 इवेंट है, तीनों इवेंट एक साथ हो। तो सबसे पहले एक इवेंट ले लो पी ऑफ ई, एक इवेंट ई हो चुका है। अब इवेंट एफ आप क्या लिखेंगे, पी ऑफ एफ कब, जब आपका इवेंट ई हो चुका है, तो आफ्टर ई। अब जरा देखो फिर आप क्या करोगे, इनटू। अब पी ऑफ जी कब, जब ये ई और एफ दोनों हो चुका है, तो आफ्टर में आप क्या लिखोगे, ई इंटरसेक्शन एफ। ये हो गया आपके 3 इवेंट के लिए जो मल्टीप्लिकेशन रूल था उसका ये फॉर्मूला हो गया। तो ऐसे लिखो, वेयर ई एफ जी आर 3 इवेंट्स ठीक, दोनों कि आपके ई एफ एंड जी 3 इवेंट है, तब आप ये फॉर्मूला लगा सकते हैं। यही मल्टीप्लिकेशन रूल है। 4 के लिए आप लिख सकते हो, अगर मान लो एच भी होता तो यहाँ फिर करते पी ऑफ एच आफ्टर ई इंटरसेक्शन एफ इंटरसेक्शन जी। ऐसे आप कितने भी इवेंट हो सबके लिए ये फॉर्मूला लगा सकते हो, मल्टीप्लिकेशन रूल ऑफ प्रोबेबिलिटी, अगर उसमें जरूरत है तो। ये नहीं बिना मतलब का लगा देंगे, ऐसा नहीं होता। अगर जरूरत है तब हम लोग लगाएंगे मल्टीप्लिकेशन रूल ऑफ प्रोबेबिलिटी। इसका एक छोटा सा एग्जांपल देखते हैं, एनसीईआरटी का ही हम लोग लेते हैं एग्जांपल। चलो एनसीईआरटी का एग्जांपल देखो। ये थोड़ा सा कार्ड के बारे में, आई थिंक सबको आइडिया रहता है कि कार्ड में 52 कार्ड्स होते हैं,
26 ब्लैक कार्ड होता है, 26 रेड कार्ड होता है, ये सब आपको थोड़ा बहुत आइडिया होता है। किंग उसमें कितने होते हैं, क्वीन कितने होते हैं, ये सब आइडिया रहता है। तो उसी पे क्वेश्चन है ये। 3 कार्ड्स आर ड्रॉन सक्सेसिवली विदाउट रिप्लेसमेंट, यहाँ भी है विदाउट रिप्लेसमेंट, मतलब उस बॉल जो कार्ड निकाला गया उसको रिप्लेस नहीं करना रहेगा, ठीक है। 3 cards are drawn successively without replacement from a pack of 52 well shuffled card, ठीक है। What is the probability that first 2 card are king and the third card drawn is an a? तो क्या बोल रहा है कि फर्स्ट जो 2 कार्ड है वो किंग है और जो थर्ड कार्ड निकला है वो क्या है, इक्का है, एसी, ठीक है। अब जरा देखो, इसमें भी सबसे पहले इवेंट अपने को मानना पड़ेगा कि पहला इवेंट किसको मानोगे, दूसरा इवेंट किसको मानोगे। तो फर्स्ट कार्ड क्या, फर्स्ट 2 कार्ड इज किंग, तो आप इवेंट ई मानो कि फर्स्ट ड्रॉन कार्ड इज फर्स्ट ड्रॉन कार्ड इज किंग, फर्स्ट ड्रॉन कार्ड इज किंग। एफ सेकेंड इवेंट मानो कि सेकेंड ड्रॉन कार्ड इज किंग। फिर थर्ड इवेंट जी मानो, थर्ड ड्रॉन कार्ड इज, ठीक है। अब जरा बोलो, क्या बोला कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी कि ई एफ एंड जी तीनों इवेंट एक साथ हो, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी होगी। तो आप क्या करोगे, पी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ इंटरसेक्शन जी, ये क्या होगा फॉर्मूला, पी ऑफ ई इंटू पी ऑफ एफ जब आपका इवेंट ई हो चुका है, इंटू पी ऑफ जी जब आपका इवेंट ई एंड एफ दोनों हो चुका है। नाउ पी ऑफ ई इवेंट ई की प्रोबेबिलिटी, फर्स्ट ड्रॉन कार्ड इज किंग, उस वेल सफल्ड 52 प्लेइंग कार्ड्स में कितने किंग होंगे हमारे, तो 4 किंग होंगे, दिस इज 4, टोटल कार्ड कितने हैं 52। अब पी ऑफ एफ आफ्टर ई, मतलब इवेंट ई हो चुका है, फर्स्ट ड्रॉन कार्ड इज किंग, एक किंग उसमें से निकल चुका है, अब कितने टोटल कार्ड होंगे 51, 52 में से एक कार्ड निकल चुका है, दैट विल बी 51। फिर सेकेंड ड्रॉन कार्ड इज ऑल्सो ए किंग, टोटल 4 किंग थे, एक किंग हमारा निकल चुका है फर्स्ट इवेंट ई में, अब उसमें कितने कार्ड बच गए, 3 कार्ड हो गए। अब इनटू पी ऑफ जी आफ्टर ई इंटरसेक्शन एफ, अब आपको इवेंट जी बताना जब ई और एफ हो चुका है, इवेंट जी क्या है, थर्ड ड्रॉन कार्ड इज एन एस, ठीक है। अब जरा देखो थर्ड ड्रॉन कार्ड टोटल कितने एस होंगे उसमें, दैट विल बी 4, ठीक। और 2 कार्ड हमारा निकल चुका था, अब टोटल उसमें कितने कार्ड है 52 प्लेइंग कार्ड में 2 कार्ड निकल गया, तो टोटल विल बी 50, दैट इज 50। अब इनको आपस में मल्टीप्लाई कर लो, तो आप क्या करेंगे 1, 4 को यहां से कैंसिल करो तो 1, और ये कितना हो जाएगा 13, फिर ये 3 और यहाँ पे कितना होगा 17। तो आप इसको कितना लिख सकते हो, दिस इज 4/17 इंटू 13 और 50 कितना हो जाएगा 650। अब इनको आपस में मल्टीप्लाई कर दो, ये 2 से कैंसिल होगा और ये कितना हो जाएगा 2 से हमारा 325। अब इसको एक बार और मल्टीप्लाई कर दो, दिस इज 2/17 इंटू 5, 5 8 17 इंटू 34, 34 प्लस 8, 34 प्लस 8 दैट विल बी 42, एंड में कितना आया 4, 17 इंटू 51, 51 प्लस 4 दैट विल बी 55, 2/5525 इसका आंसर हुआ, और ये पूरा का पूरा आपका इसका सॉल्यूशन हुआ। अब इसके थ्योरी पार्ट में एक चीज और आ गया, जैसे ये मल्टीप्लिकेशन रूल ऑन प्रोबेबिलिटी था ना, वैसे एक और आ जाता है आपको इंडिपेंडेंट इवेंट के बारे में बोल रहे हैं। ये 2 चीजें इस चैप्टर में आपको, ये जो एक्सरसाइज 13.2 है इसमें 2 चीज पढ़ना था, एक मल्टीप्लिकेशन रूल ऑफ प्रोबेबिलिटी, दूसरा था इंडिपेंडेंट इवेंट। तो अब जरा इस इंडिपेंडेंट इवेंट के बारे में समझो क्या बोल रहा है। इंडिपेंडेंट इवेंट्स, नाम से ही क्या पता चल रहा है आपको कि 2 इवेंट आपस में
डिपेंडेंट होंगे या इंडिपेंडेंट होंगे उसके बारे में बात करना चाह रहा है। और डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट का मतलब एक रफ आइडिया सबके पास पता है, ये इंफॉर्मेशन रहती है, रफ आइडिया होता है कि इंडिपेंडेंट डिपेंडेंट का मतलब क्या है। फिर भी आप देख लो, तो हेडिंग लिखो इंडिपेंडेंट इवेंट्स, इंडिपेंडेंट इवेंट्स, ठीक है। इंडिपेंडेंट इवेंट, अब क्या कर रहा है, एक इवेंट दूसरे इवेंट पे कैसे डिपेंड कर रहा है या नहीं कर रहा है। अगर आप मान लो दो इवेंट है E एंड F, लेट E एंड F आर टू इवेंट्स, ओके। नाउ अब क्या बोल रहा है, अगर इवेंट E F पे डिपेंड कर भी सकता है और नहीं भी कर सकता है, इवेंट F सेम लॉजिक से E पे डिपेंड कर भी सकता है नहीं भी कर सकता है। अगर इस पे डिपेंड कर रहा है तो बोलेंगे डिपेंडेंट इवेंट है, ये दोनों एक दूसरे पे डिपेंड कर रहा है तो उसको बोलेंगे डिपेंडेंट इवेंट। और अगर एक दूसरे पे डिपेंड नहीं कर रहा है तो उसको इंडिपेंडेंट इवेंट बोलेंगे। तो आप इसको ऐसे समझ लो कि E एंड F, ऐसे एग्जांपल के थ्रू देख लो, E एंड F आर टू इवेंट्स, E एंड F आर टू इवेंट्स such that occurrence of one of them, ऐसे समझो, E and F are two events such that occurrence of one event does not affect the occurrence of other event। क्या कहना क्या चाह रहा है, E and F are two events such that, चलो पहले पूरा लिख लेते हैं, are such that, ST मतलब such that, E and F are two events such that occurrence of one event does not affect the occurrence of other events, ठीक है। E and F are two events such that occurrence of one event does not affect the occurrence of other event, then events नहीं सिर्फ event, then E and F are called independent event, ठीक है। then E and F are called independent events। अगर इवेंट E और इवेंट F एक दूसरे का कोई इफेक्ट नहीं हो, कहने का मतलब ये होगा कि अकरेंस ऑफ वन इवेंट, E इवेंट अगर हो चुका है उससे F इवेंट के अकर करने में कोई फर्क नहीं पड़ता। इवेंट E हुआ है तो इवेंट F के होने ना होने में कोई फर्क नहीं पड़ता, इवेंट F हो गया है तो इवेंट E के होने ना होने में कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो उस केस में बोलते हैं उसको इंडिपेंडेंट इवेंट। अगर कोई दो इवेंट इंडिपेंडेंट इवेंट नहीं है तो उसको डिपेंडेंट इवेंट बोलेंगे। या फिर ऐसे समझो, अगर एक इवेंट के अकर करने से दूसरा इवेंट अगर अफेक्टेड हो रहा है, उसके अकरेंस को अफेक्टेड हो रहा है कि वो होगा या नहीं होगा उस पर डिपेंड कर रहा है, देन दैट विल बी डिपेंडेंट इवेंट। अगर ये इंडिपेंडेंट इवेंट है इसका मतलब P ऑफ E आफ्टर F, मतलब इवेंट E की प्रोबेबिलिटी जब इवेंट F हो चुका है। अभी आप क्या बोल रहे हो, E एंड F आर इंडिपेंडेंट इवेंट, इसको क्या बोलोगे, दिस इज इक्वल टू P ऑफ E, क्योंकि इवेंट F के होने ना होने से E के अकरेंस पे कोई फर्क नहीं पड़ता है तो दोनों इक्वल होगा। एंड एक चीज और बोलोगे कि P ऑफ F आफ्टर E, यहां पर भी इवेंट F का होना ना होना इवेंट E के होने ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ता, दिस इज ऑल्सो इक्वल टू P ऑफ F, ठीक है। ऑब्वियसली यहां पर क्या होगा कि आपका ये E और F, यहां पर जो आपका है E और F ये नॉन जीरो टर्म होना चाहिए, ठीक है, ये आपका जीरो नहीं हो सकता। अब यहां से एक चीज और आप बोल सकते हो
कि कोई दो इवेंट इंडिपेंडेंट होगा या डिपेंडेंट होगा, ये आप एक लाइन ऐसे बोल सकते हो। अगर आपका कोई फॉर्मूला, चलो देखो हमारे पास जो अभी मल्टीप्लिकेशन रूल में फॉर्मूला था P ऑफ E इंटरसेक्शन F इक्वल्स टू, हम लोग क्या बोलते थे, दिस इज P ऑफ E इंटू P ऑफ F आफ्टर E। तो इसको अब क्या बोल सकते हैं, P ऑफ E इंटरसेक्शन F इक्वल्स टू P ऑफ E, P ऑफ F आफ्टर E को क्या बोलते हैं, P ऑफ F इंटू P ऑफ F। ठीक है, P ऑफ E इंटू P ऑफ F, ये क्या है, P ऑफ E इंटरसेक्शन F इक्वल्स टू P ऑफ E इंटरसेक्शन F इक्वल्स टू P ऑफ E इंटू P ऑफ F। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाइड हो रहा है कि P ऑफ E इंटू P ऑफ F इक्वल्स टू P ऑफ E इंटरसेक्शन F, तो उस केस में क्या बोलेंगे, P ऑफ F एक्चुअली P ऑफ F आफ्टर E को लिखा है, या फिर अगर दूसरा वाला फॉर्मूला इसी का यूज करेंगे तो वहां पे क्या होगा, P ऑफ E आफ्टर F को P ऑफ E लिखेगा ये। तो दोनों के केस में क्या हुआ, ये कंडीशन सेटिस्फाइड हो रहा है, इसका मतलब E और F क्या है, इंडिपेंडेंट इवेंट है। दिस इंप्लाइज E एंड F आर independent events। ठीक है, तो उस केस में इसको इंडिपेंडेंट इवेंट बोलेंगे। अगर ये दोनों इक्वल नहीं होगा देन E एंड F बोथ आर डिपेंडेंट इवेंट, एक के होने ना होने से दूसरा अफेक्टेड। दिस इज डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट इवेंट। अब इसके एग्जांपल देख लो, इसका एक एग्जांपल क्या है, देखो एग्जांपल 10 क्या बोल रहा है, a die is thrown if E is the event, the number appearing is a multiple of 3 and event F be the event, number appearing is even, find whether E and F are independent। अब क्या बोला, दो इवेंट E और F डिफाइन किया है, एक डाइस को थ्रो किया है और बोल रहा है इवेंट E क्या डिफाइन है, नंबर अपियरिंग इज ए मल्टीपल ऑफ 3। ठीक है, और इवेंट F क्या डिफाइन किया है, द नंबर अपियरिंग इज ए इवेंट नंबर। अब क्या बोला, फाइंड वेदर इवेंट E एंड F आर इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट। अब आपको ये जो दो इवेंट डिफाइंड है E एंड F, इसके बारे में बोलना है कि ये डिपेंडेंट होगा या फिर इंडिपेंडेंट इवेंट होगा। तो वो देखते हैं हम लोग। तो सबसे पहला काम, इसमें जो हमारा इवेंट है वो लिखो, इवेंट E क्या डिफाइन कर दिया इसने कि नंबर अपियरिंग इज, number appearing is a multiple of 3। और इवेंट F क्या डिफाइन किया है, नंबर अपियरिंग इज इवेंट, नंबर अपियरिंग इज ए इवेंट नंबर, इज इवेंट। अब क्या करना है कि आपको E और F दोनों के बारे में देखो। तो सबसे पहले क्या करो, P ऑफ E निकाल लो, क्योंकि करना क्या, इसमें क्या चेक करना, P ऑफ E इंटरसेक्शन F इक्वल्स टू P ऑफ E इंटू F है तो इंडिपेंडेंट इवेंट, नहीं है तो डिपेंडेंट इवेंट। P ऑफ E नंबर अपियरिंग इज ए मल्टीपल ऑफ 3, डाइस को थ्रो किया है तो उसमें क्या आउटपुट हो सकते हैं, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, क्या बोला, नंबर अपियरिंग इज ए मल्टीपल ऑफ 3, 3 का मल्टीपल होना चाहिए, तो वो 3 एंड 6 दो हो सकते हैं, तो फेवरेबल कितने हो गए 2 अपॉन में टोटल आउटकम कितने हैं 6, दिस इज 2 by 6, दिस विल बी 1 by 3। ये देखो कैंसिल हो गया 2 से। अब P ऑफ F इवेंट F के होने की प्रोबेबिलिटी, नंबर अपियरिंग इज एन इवेंट, इवेंट नंबर क्या होता है 2 4 एंड 6, ये कितने होंगे 3 अपॉन टोटल कितने हैं 6, 3 को कैंसिल किया 1 से 6 को, दिस इज 2, सो दिस विल बी 1 by 2। ये P ऑफ F हो गया, दैट इज 1 by 2। अब अगर हम ये निकाले P ऑफ E इंटरसेक्शन F, तो वो क्या होगा जरा देखो, E एंड F दोनों एक साथ हो
इवेंट ई क्या बोला, नंबर अपियरिंग इज ए मल्टीपल ऑफ 3, 3 का मल्टीपल होना चाहिए, मतलब 3 and 6 होना चाहिए। इवेंट एफ क्या बोल रहा है, नंबर अपियरिंग इज ए इवेंट, मतलब जो नंबर अपियर हो रहा है दैट शुड बी इवेंट, इवेंट भी हो और 3 का मल्टीपल हो, तो वो एक ही पॉसिबिलिटी है दैट इज 6, तो क्या होगा 1, और टोटल कितना है आउटकम, दैट विल बी 6, दिस इज 1/6। यहां से अगर आप देखोगे P ऑफ E इज 1/3 एंड P ऑफ F इज 1/2, तो आप यहां से क्या बोल सकते हैं कि P ऑफ E इंटरसेक्शन F इक्वल्स टू P ऑफ E इंटू P ऑफ F। इसका मतलब क्या बोलोगे, E एंड F आर इंडिपेंडेंट इवेंट्स। ठीक है, E एंड F बोथ आर इंडिपेंडेंट इवेंट्स, यही अपने को यहां पर चेक करना है। ऐसे ही बाकी एग्जांपल भी डिपेंडेंट और डिपेंडेंट इवेंट का है, एक थोड़ा सा डिफरेंट एग्जांपल यहां पर। प्रूव दैट इफ E एंड F आर इंडिपेंडेंट इवेंट देन सो आर द इवेंट्स E एंड F प्राइम। क्या बोल रहा है कि E एंड F बोथ आर इंडिपेंडेंट इवेंट, तो आप ये प्रूफ करो कि इवेंट E एंड F प्राइम बोथ विल बी इंडिपेंडेंट इवेंट, मतलब P ऑफ E इंटरसेक्शन F प्राइम इक्वल्स टू P ऑफ E इंटू P ऑफ F प्राइम। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। अब जरा इस क्वेश्चन नंबर नहीं, ये एग्जांपल है 13। इसमें क्या बोला है कि दो इन्फॉर्मेशन गिवन है कि E एंड F दोनों इंडिपेंडेंट इवेंट है। E एंड F दोनों अगर इंडिपेंडेंट इवेंट है, इट मींस दिस इज P ऑफ E इंटरसेक्शन F इक्वल्स टू P ऑफ E इंटू P ऑफ F। ये इंफॉर्मेशन आपको गिवन है और आपको प्रूव क्या करना है, प्रूव दैट कि E एंड F प्राइम दोनों इंडिपेंडेंट है। इट मींस P ऑफ E इंटरसेक्शन F प्राइम इक्वल्स टू P ऑफ E इंटू P ऑफ F प्राइम, ये प्रूफ करना है। तो अब क्या करो, सबसे पहले अगर ये अपने को प्रूफ करना है तो हम लोग क्या करते हैं कि इस हेल्प से यहां तक पहुंचने की कोशिश करते हैं। तो इसको थोड़ा वेन डायग्राम जो आप सेट थ्योरी पढ़ते हो उससे थोड़ा सोचो। ये आपका इवेंट E है, ये आपका इवेंट F है, दिस इज E, दिस इज F, और ये आपका यूनिवर्सल सेट है, और इस केस में आप क्या बोलोगे, ये हमारा सैंपल स्पेस है। अब बोला P ऑफ E इंटरसेक्शन F प्राइम, ये इवेंट E हो गया। F प्राइम मतलब क्या हुआ, ये जो इवेंट F है इसके बाहर वाला, मतलब ये हो सकता है या फिर ये हो सकता है। ठीक है, अब क्या है F प्राइम मतलब इसको छोड़ करके पार्ट, और इवेंट E का मतलब ये वाला इवेंट, तो कॉमन क्या होगा, सिर्फ ये वाला पोर्शन होगा ना। ये जो है इसको क्या बोलोगे आप, E इंटरसेक्शन F प्राइम। इट मींस P ऑफ E इंटरसेक्शन F प्राइम इक्वल्स टू क्या बोलोगे, ये तो पूरा P ऑफ E है माइनस ये वाला पार्ट कॉमन पार्ट, कॉमन का आप क्या बोलोगे P ऑफ E इंटरसेक्शन F। अब इसको आप क्या बोलोगे, दिस इज P ऑफ E माइनस P ऑफ E इंटरसेक्शन F। ये फॉर्मूला से क्या बोलोगे, दिस इज P ऑफ E इंटू P ऑफ F। दोनों में से P ऑफ E को कॉमन ले लो, दिस इज 1 माइनस P ऑफ F। 1 माइनस P ऑफ F को आप क्या बोलोगे, दिस इज P ऑफ E। ठीक है, this is P of E into 1 minus P of F, this will be P of F prime। तो यहां से क्या आता है आपको कि P of E intersection F prime equals to P of E into P of F prime। it means आप क्या बोलोगे, E and F prime are independent events। ठीक है, बोथ आर इंडिपेंडेंट इवेंट्स। अब इसके और एग्जांपल देखते हैं।
एक एग्जांपल देखो यहां पर है, एग्जांपल 14, इफ ए एंड बी are two independent events, then the probability of occurrence of at least one of A and B is given by 1 minus P of A prime into P of B prime। बोल रहा है कि A and B are two independent events, A और B दो independent event हैं, then the probability of occurrence of at least one of A and B, A and B में से कम एक के अकर करने की probability को हम लिख सकते हैं 1 minus P of A prime into P of B prime। अब यहां जो एक वर्ड लिखा है प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ एटलीस्ट वन ऑफ ए एंड बी, इसका मतलब क्या हुआ वो हम लोग समझते हैं, लेकिन उससे पहले हमारे पास जो इंफॉर्मेशन गिवन है वो लिख लेते हैं। क्या इंफॉर्मेशन गिवन है, इसने क्या दिया अपने को, ये दिया ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट इवेंट, इट मींस पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, दिस इज पी ऑफ ए इंटू पी ऑफ बी। उसके बाद क्या बोला कि प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ एटलीस्ट वन ऑफ ए एंड बी, मतलब ए और बी में से किसी एक के अकर करने की, कम से कम कोई एक, हो सकता है ए अकर करे, हो सकता है बी अकर करे, या फिर ए और बी दोनों अकर करे। इट मींस ये पी ऑफ ए यूनियन बी की बात कर रहा है। प्रूव दैट में क्या बोल रहा है, दिस इज इक्वल्स टू क्या बोला 1 माइनस पी ऑफ ए प्राइम इंटू पी ऑफ बी प्राइम। अब जरा ए यूनियन बी जरा निकाल लो कि पी ऑफ ए यूनियन बी ये क्या होगा, पी ऑफ ए प्लस पी ऑफ बी माइनस पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। अब जरा देखो पी ऑफ ए को क्या लिखोगे 1 माइनस पी ऑफ ए प्राइम, लिख सकते हैं पी ऑफ ए को, प्लस दिस इज पी ऑफ बी माइनस पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी को यहां से आप लिख सकते हैं दिस इज पी ऑफ ए इंटू पी ऑफ बी। अब इन दोनों में से पी ऑफ बी को कॉमन ले लो, दिस इज 1 माइनस पी ऑफ ए प्राइम, इनमें से कॉमन लिया दिस इज पी ऑफ बी, यहां 1 फिर यहां पे माइनस पी ऑफ ए। नाउ दिस इज 1 माइनस पी ऑफ ए प्राइम प्लस पी ऑफ बी, 1 माइनस पी ए, इट विल बी पी ऑफ ए प्राइम। अब इसको आप ऐसे लिख सकते हो 1 माइनस पी ऑफ ए प्राइम प्लस पी ऑफ बी इंटू पी ऑफ ए प्राइम। दोनों में से पी ऑफ ए प्राइम को कॉमन ले लो, ऐसा करो माइनस करके कॉमन लो, माइनस पी ऑफ ए प्राइम, तो यहाँ पे क्या आएगा 1, फिर यहाँ पे माइनस पी ऑफ बी। नाउ दिस इज 1 माइनस पी ऑफ ए प्राइम, 1 माइनस पी बी, दिस विल बी पी ऑफ बी प्राइम। तो ये पी ऑफ ए यूनियन बी क्या होगा 1 माइनस पी ऑफ ए प्राइम इंटू पी ऑफ बी प्राइम। यही अपने को प्रूव भी करना था। अब इस एक्सरसाइज 13.2 के क्वेश्चन सब में आते हैं। जो एक्सरसाइज में क्वेश्चन दिए हुए उसके बारे में बताते हैं। आपका ये सॉल्व एग्जाम्पल और थ्योरी पार्ट हो गया। तो 13.2 में जो सॉल्व एग्जाम ये एक्सरसाइज के क्वेश्चन है उसमें देखते हैं। पहला क्वेश्चन, if p of a is 3/5 and p of b is 1/5, then find p of a intersection b if a and b are independent events। काफी सिंपल क्वेश्चन है कि a and b इंडिपेंडेंट इवेंट है तो p of a इंटरसेक्शन b बताओ। जब आपको p of a और p of b गिवन है, अब यहाँ पर आप आराम से लिखो एक्सरसाइज दिस इज 13.2। फर्स्ट क्वेश्चन, क्या इंफॉर्मेशन गिवन है कि p of a दिस इज 3/5, ये इंफॉर्मेशन गिवन है। उसके बाद P ऑफ B, ये भी इंफॉर्मेशन आपको गिवन है, दिस इज 1/5। और पूछा क्या है P ऑफ A इंटरसेक्शन B, P ऑफ A इंटरसेक्शन B ये पूछा है। एंड एक इंफॉर्मेशन क्या गिवन है, A एंड B आर इंडिपेंडेंट इवेंट्स। अगर इंडिपेंडेंट इवेंट है A एंड B तो आप क्या बोलोगे
P of A intersection B, P of A intersection B equals to P of A into P of B। ठीक है, अब जरा देखो यहां से क्या बोलोगे, P of A इज 3/5, P of B कितना बोलोगे 1/5। अब यहां से क्या बोल सकते हो, दिस इज 3/5 का स्क्वायर दैट इज 25। तो यहां से P of A इंटरसेक्शन B कितना आया 3/25। ये क्वेश्चन नंबर 1 का हमारा सॉल्यूशन है। अब क्वेश्चन नंबर 2 जरा देखो, क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोल रहा है, 2 कार्ड्स आर ड्रॉन एट रैंडम एंड विदाउट रिप्लेसमेंट, यहां भी वर्ड लिखा विदाउट रिप्लेसमेंट, रिप्लेस नहीं किया है, विदाउट रिप्लेसमेंट फ्रॉम ए पैक ऑफ 52 प्लेइंग कार्ड्स, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ कार्ड्स आर ब्लैक। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 को। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है, देखो क्वेश्चन नंबर 2 इज, सबसे पहले इवेंट डिफाइन करो, 2 कार्ड्स आर ड्रॉन एट रैंडम, ठीक है, 52 प्लेइंग कार्ड्स में से फाइंड बोथ कार्ड्स आर ब्लैक। आप क्या करो, इवेंट ई मानो कि जो सबसे पहले जो हमने कार्ड ड्रॉ किया दैट इज द ब्लैक। फर्स्ट कार्ड ड्रॉन इज ब्लैक, ठीक है, जो पहला कार्ड हमने ड्रॉ किया दैट इज ब्लैक। एंड इवेंट एफ क्या बोलो कि सेकेंड ड्रॉन कार्ड इज ऑल्सो ब्लैक। ठीक है, 2 इवेंट हो गया। अब इसने क्या बोला, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ कार्ड्स आर ब्लैक। दोनों इवेंट होना चाहिए एक साथ ही वन, बोथ कार्ड्स आर ब्लैक, इट मींस P ऑफ E इंटरसेक्शन F, इसके बारे में बोल रहा है। तो आप सबसे पहले ऐसे कर लो, P ऑफ E जो फॉर्मूला है मल्टीप्लिकेशन रूल ऑफ प्रोबेबिलिटी वो यूज करो, P ऑफ E इंटू P ऑफ F आफ्टर E। अब जरा P ऑफ E बताओ, फर्स्ट कार्ड ड्रॉन इज ब्लैक, पहला कार्ड ड्रॉन किया गया वो ब्लैक है। टोटल कार्ड कितने होते हैं ब्लैक कार्ड, दैट इज 26। तो P ऑफ E में फेवरेबल इवेंट इज 26 अपॉन टोटल कार्ड कितने हैं, तो दैट इज 52, टोटल आउटकम इज 52 इनटू, अब P ऑफ F आफ्टर E, अब आपका इवेंट E हो चुका है, इवेंट E हो चुका मतलब फर्स्ट जो ड्रॉन कार्ड है दैट इज ब्लैक वो हो चुका है, और इसने क्या बोला था विदाउट रिप्लेसमेंट, इट मींस अब हमारे पास कितने कार्ड बच गए 51 कार्ड बच गए, क्योंकि एक कार्ड तो हमारा निकल चुका है। पहले 26 ब्लैक कार्ड थे, एक ब्लैक कार्ड निकल चुका है, नाउ कितने ब्लैक कार्ड होंगे, दैट विल बी 25। ये होगा कितना फेवरेबल अपॉन टोटल आउटकम। अब इसको डिवाइड कर लो, कितना 26 1 और दिस इज 2, तो यहां से क्या बोलोगे 1 इंटू 25, दिस इज 25 अपॉन 2 इंटू 51, दिस इज 102। ये क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन है, आंसर इज 25 अपॉन 102। अब क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ मूव करो, तो क्वेश्चन नंबर 3 जरा देखो क्या है, तो लंबा चौड़ा है, डरना नहीं है कि बहुत ज्यादा चीज लिखा हुआ है, क्वेश्चन काफी सिंपल होते हैं इसके, ठीक है। ए बॉक्स ऑफ ऑरेंज इज इंस्पेक्टेड बाय एग्जामिनिंग 3 रैंडमली सिलेक्टेड ऑरेंज ड्रॉन विदाउट रिप्लेसमेंट, यहां भी है विदाउट रिप्लेसमेंट मतलब रिप्लेस नहीं किया गया है, ठीक है, ऑरेंज को रिप्लेस नहीं किया, इस पॉइंट को ध्यान रखना। कई बार होता है विथ रिप्लेसमेंट, कई बार होता है विदाउट रिप्लेसमेंट, दोनों का मीनिंग अलग होता है। अभी यहाँ पर विदाउट रिप्लेसमेंट है तो मानेंगे कि यहाँ पे कोई रिप्लेसमेंट नहीं है, ठीक। इफ ऑल द 3 ऑरेंज आर गुड देन बॉक्स इज अप्रूव्ड फॉर सेल, otherwise it is rejected. Find the probability that the box containing 15 orange, out of which 12 are good, 3 are bad, once will be approved for the sale. अब जरा बताओ क्या बोला, एक बॉक्स ऑफ ऑरेंज, ऑरेंज का बॉक्स है जिसमें टोटल कितने कितने ऑरेंज है आपके, टोटल 15 ऑरेंज है जिसमें 12 आर गुड एंड 3 आर बैड। अब क्या बोल रहा है कि अब इस ये जो बॉक्स है इसको एग्जामिन किया गया कि ये सेल के लिए इसको अप्रूव किया जाए या नहीं किया जाए, सेल के लिए अप्रूव किया जाए या
नहीं किया जाए। तो कंडीशन क्या है, वो 3 बॉल इसमें से निकालेगा विदाउट रिप्लेसमेंट बाय एग्जामिनिंग 3 रैंडमली सिलेक्टेड ऑरेंज ड्रॉन विदाउट रिप्लेसमेंट। ऑरेंज को सिलेक्ट करेंगे 3 रैंडमली बिना रिप्लेसमेंट का, उसको चेक करेंगे अगर वो सही है, ठीक है। अगर तीनों जो ऑरेंज है वो अगर गुड है, ठीक है, तो आप उसको अप्रूव कर दोगे कि द बॉक्स इज अप्रूव्ड फॉर सेल, तब आप उसको अप्रूव कर दोगे। अगर उसमें से एक भी ऑरेंज खराब हुआ या तीनों के तीनों खराब हुआ, तो उस केस में वो अप्रूव्ड नहीं होगा कि ये सेल के लिए अप्रूव्ड नहीं होगा। अब अगर अप्रूव्ड करने की प्रोबेबिलिटी बोल रहा है, अप्रूव्ड करने की प्रोबेबिलिटी का मतलब क्या होगा, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट, यहां देखो, वन विल बी अप्रूव्ड फॉर द सेल। अब प्रोबेबिलिटी बताओ कि वो अप्रूव्ड हो जाएगा सेल के लिए। अगर सेल के लिए अप्रूव्ड होगा, इट मींस अपने को क्या करना पड़ेगा इसमें कि जो ऑरेंज जो निकाला, तीनों के तीनों गुड होने चाहिए, तभी वो अप्रूव्ड होगा। फर्स्ट टाइम ऑरेंज निकाला वो भी गुड होना चाहिए, सेकंड वाला भी गुड और थर्ड वाला भी गुड होना चाहिए। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को। सबसे पहले इसमें क्या करो, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन तो डायरेक्ट आप कर सकते हो, लेकिन आपको सब्जेक्टिव के लिए एक एक स्टेप लिखना पड़ेगा। तो सबसे पहले आप इवेंट डिफाइन कर लेना कि कौन सा इवेंट क्या है। पहला इवेंट क्या बोला कि 12 आर गुड एंड 3 आर बैड। इसको सबसे पहले लिख लो, 12 हमारे पास गुड है एंड 3 बैड ऑरेंज है, ठीक है। 12 गुड है, 3 बैड ऑरेंज। अब इवेंट डिफाइन कर लो, इवेंट ई क्या बोलो कि फर्स्ट जो ड्रॉन ऑरेंज है दैट विल बी गुड। तो ऐसे लिखो, फर्स्ट ड्रॉन ऑरेंज इज गुड, ऑरेंज इज गुड, ठीक। इवेंट एफ क्या बोलोगे, सेकेंड ड्रॉन ऑरेंज इज गुड। थर्ड इवेंट क्या बोलोगे, थर्ड ड्रॉन ऑरेंज इज गुड, थर्ड ड्रॉन ऑरेंज इज गुड। अब जरा देखो, इसने क्या बोला कि तीनों की तीनों आएगा तभी से अप्रूव्ड होगा सेल के लिए, तीनों गुड आना चाहिए, तीनों इवेंट एक साथ अगर करना चाहिए। इट मींस P ऑफ E इंटरसेक्शन F इंटरसेक्शन G। तो आपको इसका फॉर्मूला आता है, क्या है, P ऑफ E इवेंट E इंटू P ऑफ F आफ्टर E इंटू P ऑफ G आफ्टर E इंटरसेक्शन F, P ऑफ G आफ्टर E इंटरसेक्शन F। अब जरा P ऑफ E निकालो कि फर्स्ट ड्रॉन ऑरेंज इज गुड। टोटल ऑरेंज कितने हैं यहाँ पे, 12। गुड ऑरेंज कितने हैं, 12। और टोटल जो आउटकम है, मतलब टोटल ऑरेंज कितने हैं, 15। 12 प्लस 3 दैट इज 15। तो ये 12/15 हो गया आपको P ऑफ E। फिर P ऑफ F आफ्टर E, जब आपको पता है कि इवेंट E हो चुका है, मतलब फर्स्ट ड्रॉन ऑरेंज इज गुड विदाउट रिप्लेसमेंट, एक हमने निकाल लिया था। टोटल कितने अब उसमें बचेंगे, कितने ऑरेंज बचेंगे अब उसमें आपके, कितने बचे, 15 में से एक गया, दैट विल बी 14। और आपको क्या, सेकेंड ड्रॉन ऑरेंज इज ऑल्सो ए गुड। 12 आपके कितने थे, गुड थे। अब एक उसमें से गुड निकल गया, तो कितने बचेंगे, 11। थर्ड फिर क्या होगा, P ऑफ G आफ्टर E इंटरसेक्शन F। थर्ड ड्रॉन ऑरेंज इज गुड, जब आपको पता है पहला और दूसरा हो गया, मतलब 2 ऑरेंज निकल चुका है, तो अब कितने ऑरेंज उसमें बचे, टोटल 13। 12 गुड थे, 2 गुड निकल गए, तो अब कितने बचे, 10। अब इसको आपस में मल्टीप्लाई कर दो, तो 5 से ये 2 और ये 3 तो ये 4 तो आप ऐसे करो, 2 तो ये 1 और ये 7। तो यहां से कितना बोलोगे, 4 इंटू 11 दैट इज 44 अपॉन 7 इंटू 3 91। 44/91 इसका आंसर हुआ। और ये क्वेश्चन नंबर 3 का आपका सॉल्यूशन हुआ कि क्वेश्चन नंबर ये 3 है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 44/91 इज द आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ मूव करते हैं।
सो क्वेश्चन नंबर 4 जरा देखो क्या है। ए फेयर क्वाइन मतलब क्वाइन में कोई पार्शलिटी नहीं है, कोई बायस नहीं है कि क्वाइन कैसा होगा। क्वाइन जो आइडियल क्वाइन है कि हेड एंड टेल इक्वल प्रोबेबिलिटी हेड आने की और टेल आने की, इसलिए वर्ड यूज करता फेयर क्वाइन। कुछ क्वाइन आपके बायस्ड भी होते हैं, वो भी देख लेंगे, रियल में नहीं होता, वो बस क्वेश्चन के लिए सॉल्व के लिए होता है। ये देखो, ए फेयर क्वाइन एंड एन अनबायस्ड डाइस। हाँ देखो, डाइस के बारे में बोल रहा है, बायस्ड इस और अनबायस्ड डाइस, मतलब इसमें भी क्या है, बायस्ड डाइस का मतलब क्या हुआ, उसमें 1 2 3 4 5 6 जो आउटकम है उसके इक्वल चांसेस नहीं होंगे। अनबायस्ड मतलब कुछ भी बायस्ड नहीं है, तो जैसे नॉर्मली है सबके आने के इक्वल चांसेस है 1 2 3 4 5 6 के, अगर डाइस को थ्रो करते हैं उसको अनबायस्ड डाइस बोलते हैं। A fair coin and unbiased dice are tossed. Let A be the event head appears on the coin and B be the event 3 on die. Check whether A and B are independent events or not. तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को। तो क्वेश्चन नंबर 4 में सबसे पहले जो A एंड B डिफाइंड है उसको हम लोग भी लिख लेते हैं। क्या है इवेंट A, हमारा इवेंट A क्या बोल रहा है कि हेड appears on the coin। ये बोल रहा है इवेंट ए किसको डिफाइन किया, इवेंट ए इज हेड appears on coin, on the coin पे हेड आया। और इवेंट बी क्या बोल रहा है, 3 on die, 3 on डाइस। ठीक है, डाइस पे हमारा कितना है, 3 आया है आउटकम। अब बोल रहा है ए एंड बी दोनों इंडिपेंडेंट इवेंट है, क्वाइन को भी टॉस किया गया है और डाइस को भी टॉस किया गया, ठीक, थ्रो किया गया, डाइस को थ्रो करते हैं और क्वाइन को टॉस करते हैं। अब बोल रहा है कि ये इंडिपेंडेंट इवेंट है या नहीं है, ये चेक करना है। इसका मतलब P ऑफ A इंटरसेक्शन B निकालना है अपने को, इक्वल्स टू P ऑफ A इंटू P ऑफ B। तो सबसे पहले P ऑफ A निकालो। P ऑफ A क्या बोला, ए फेयर क्वाइन को और एक अनबायस्ड डाइस दोनों को टॉस किया। तो क्वाइन को इसने टॉस किया है, क्वाइन को टॉस किया है मतलब कितना हो गया, हेड एंड टेल। तो क्या बोल रहा है इवेंट ए कि हेड अपियर्स ऑन द क्वाइन, तो हेड आने के चांसेस कितने हैं, 1, और आपका कितना हो गया, टोटल कितने 2, तो 1/2। ये हो गया P ऑफ A। अब P ऑफ B, P ऑफ B कितना होगा, P ऑफ B 3 आना चाहिए, 3 डाइस का 3 आना चाहिए। तो फेवरेबल कितने हैं, 1, और टोटल कितने हैं 6, दिस इज 1/6। हेड आने के कितने होंगे आपके 1/2 और 3 ऑन डाइस, डाइस माने कितने आपके हो गए 1/6। अब P ऑफ A इंटरसेक्शन B, कहने का मतलब A और B दोनों एक साथ होने चाहिए, A एंड B दोनों एक साथ होने चाहिए, मतलब हेड appears ऑन द क्वाइन एंड 3 appears ऑन द डाइस। अब जरा देखो, क्वाइन के कितने हो जाएंगे, 1/2 हो गए, और डाइस से कितने हैं, फेवरेबल 3 था, 1/6। तो यहां से क्या बोलोगे, दिस इज 1/12। और P ऑफ A इंटू P ऑफ B, यहां से भी आप क्या बोलोगे, P ऑफ A इंटरसेक्शन B इक्वल्स टू क्या होगा, P ऑफ A इंटू P ऑफ B, 1/2 इंटू 1/6, दिस इज 1/12। यू कैन से P ऑफ A इंटू P ऑफ B, और ये सब के सब इक्वल्स टू 1/12। इट मीन्स इवेंट A एंड B आर independent events। ठीक है, उस केस में क्या बोलेंगे, ए और बी दोनों आपके इंडिपेंडेंट इवेंट। कि इसमें क्या बोला, हेड अपियर्स ऑन द क्वाइन, क्वाइन पे कंडीशन है, डाइस पे तो कुछ भी हो सकता है, 6/6 बोलेंगे तो 1 ही आएगा, इसलिए हमने यहाँ पे मल्टीप्लाई नहीं किया है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पर भी वही चीज है। अब क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ मूव करो, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 4 का सॉल्यूशन तो हो गया कि ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट इवेंट्स। अब अगर आप क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ मूव करो, तो क्वेश्चन नंबर 5 जरा देखो क्या बोल रहा है। ए डाइस मार्क्ड 1 2 3 4 इन रेड एंड 4 5 6 इन ग्रीन इज टॉस्ड। ठीक,
let A be the event, the number is even, and let B be the event, the number is red. Are A and B independent event? एक डाइस है जो मार्क्ड है 1 2 3 रेड में, रेड कलर में, 4 5 6 ग्रीन कलर में, उसको टॉस किया गया, टॉस या थ्रो किया, ये समझो। लेट ए बी द इवेंट, नंबर इज इवेंट। आप ए एक ऐसा इवेंट मानो जिसमें नंबर आपका इवेंट आता हो, बी मानो जिसमें नंबर रेड होता हो। आर ए एंड बी इंडिपेंडेंट इवेंट, क्या ए और बी दोनों इंडिपेंडेंट इवेंट हैं? तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 को। सो क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 में डिफाइन किया गया है, देखो रेड कलर में 1 2 3 है, 1 है, 2 है और 3 है। उसके बाद ग्रीन कलर में 4 5 6, 4 5 6। अब उसने क्या बोला कि ए को क्या डिफाइन किया इसने, जरा देखो कि नंबर इज इवेंट, नंबर इज इवेंट, जो आउटकम आया दैट इज इवेंट नंबर। और इवेंट बी को क्या डिफाइन किया है कि आउटकम इज रेड, द नंबर इज रेड कलर। अब इसने क्या बोला, ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट। तो अब आप इसमें क्या करो, सबसे पहले पी ऑफ ए निकालो कि नंबर इज इवेंट, इवेंट कितने हो गए 2 4 6, 3 इवेंट है, तो फेवरेबल कितने 3, टोटल कितने हैं 6। तो पी ऑफ ए इज 1/2, यहां से भी सब 3 से कैंसिल हुआ, ये 2 हुआ। अब पी ऑफ बी जरा निकालो, पी ऑफ बी, नंबर इज रेड, रेड कलर का, रेड का कितना 1 2 3, 3 है फेवरेबल, अपॉन टोटल इज 6, ये भी कितना होगा 1 और दिस इज 2, तो इसका भी आंसर कितना होगा 1/2। अब क्या बोला, दोनों का इंटरसेक्शन, पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, इंडिपेंडेंट के लिए तो यही करते हैं, इंडिपेंडेंट इवेंट के लिए पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इक्वल्स टू पी ऑफ ए इंटू पी ऑफ बी। अब पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी मतलब क्या होना चाहिए, नंबर इवेंट भी होना चाहिए और रेड कलर भी होना चाहिए। रेड कलर 1 2 3 2 है और इवेंट होना चाहिए 2, इसका मतलब क्या होगा, फेवरेबल इज 1, फेवरेबल आउटकम क्या है, एक ही है दैट इज 2, और टोटल कितने हैं 6, तो दिस विल बी 1/6। अब जरा देखो, यहां से क्या बोल सकते हो कि P ऑफ A इंटरसेक्शन B, ये कितना 1/6, और P ऑफ A इंटू P ऑफ B कितना 1/2 इंटू 1/2 दैट इज 1/4। इट मीन्स P ऑफ A इंटरसेक्शन B इज नॉट इक्वल टू P ऑफ A इंटू P ऑफ B। अगर ये दोनों आपस में इक्वल नहीं है तो आप इसका मतलब क्या बोल सकते हो कि A एंड B आर, क्या बोला, इंडिपेंडेंट नहीं, ए एंड बी आर नॉट independent event, means they are dependent event. A and B are not independent events, are not independent events, it means they are dependent events। ये क्वेश्चन नंबर 5 का सॉल्यूशन है। अब अगर आप क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ मूव करोगे तो क्वेश्चन नंबर 6 देखो, let E and F, let E and F be the events with P of E is 3/5 and P of F is 3/10. P of E intersection F equals to 1/5. Are E and F independent? क्या E और F इवेंट इंडिपेंडेंट है? इसको चेक करना है। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 को। सो क्वेश्चन नंबर 6 इज, क्वेश्चन नंबर 6 में सबसे पहले जो इंफॉर्मेशन गिवन है वो इंफॉर्मेशन क्या है, P of E is 3/5, P of E is 3/5 and P of F is 3/10, P of F is 3/10, 3/10 and P of E intersection F, E intersection F equals to 1/5, equals to 1/5। आर ई एंड एफ इंडिपेंडेंट, क्या ई और एफ इंडिपेंडेंट इवेंट है?
तो इंडिपेंडेंट डिपेंडेंट के लिए क्या करते हैं, पी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ इक्वल्स टू पी ऑफ ई इंटू पी ऑफ एफ। अगर हुआ तो इंडिपेंडेंट, नहीं हुआ तो डिपेंडेंट। तो सबसे पहले पी ऑफ ई इंटू पी ऑफ एफ निकालो। पी ऑफ ई इज 3/5 एंड पी ऑफ एफ इज 3/10। तो यहां से क्या बोला, दिस इज 9/50 और पी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ इज 1/5। इसका मतलब क्या हुआ कि P ऑफ E इंटरसेक्शन F इज नॉट इक्वल्स टू P ऑफ E इंटू P ऑफ F। अगर ये दोनों आपस में इक्वल नहीं है, इट मीन्स E एंड F are not independent, are not independent events। ये इंडिपेंडेंट इवेंट नहीं है, इट मीन्स दे आर डिपेंडेंट इवेंट। तो आज ये क्वेश्चन नंबर 6 के साथ आज का लेक्चर को यही कंप्लीट करते हैं। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में आपको इसी एक्सरसाइज 13.2 में क्वेश्चन नंबर 7 से स्टार्ट करेंगे। तो आज इतना ही कंप्लीट करते हैं। ओके, थैंक यू।